आज मैं जिनसे मुलाकात करने जा रहा हूं और आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, उनका नाम है रिजवान जाफर साहब। मिस्टर रिजवान जाफर, मोहतरम रिजवान जाफर साहब। रिजवान जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ लाते हैं। बहुत सारी मोहब्बतें रिजवान जाफर। कि हमारा ये भाई रिजवान जाफर साहब, अभी भी क्या तैयारी जरूरी होती है? फ़र्क तो है। कोविड के बाद से जो यंग जनरेशन है उसे सवाल करना छोड़ दिया है। आजकल के यूथ किसको घास डालते हैं भाई? ये एंकर बोलेगा तो ये फला पार्टी के खिलाफ ही बोलेगा। मेजॉरिटी एंकर पार्टी बन गया। इस वक्त आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? वैसे वाकई में बहुत मुश्किल सवाल है। इतना भी कहत नहीं पड़ा इस मुल्क के अंदर यार। मैं आपकी इस तवज्जुह से कहना चाहूँगा, नाज़रीन, आज मैं जिनसे मुलाकात करने जा रहा हूं और आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, उनका नाम है रिजवान जाफर साहब। रिजवान जाफर साहब GTV के हमारा पाकिस्तान के एक बेहतरीन होस्ट हैं, एंकर हैं और गुज़िश्ता तकरीबन 2 सेंचुरी से अच्छे मुस्बत बेहतरीन किस्म के प्रोग्राम्स पेश कर रहे हैं, जिसको आप अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी ही कंज्यूम कर रहे होंगे। दूसरी जानिब यूथ पार्लियामेंट के वो पानी भी है, वो चेयरमैन भी है। यूथ को मोबिलाइज करने का उन्होंने ठेका उठाया हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंशियल हाउसेस हो, चीफ मिनिस्टर हाउस हो, गवर्नर हाउस हो, उनकी तकरीबात उधर होती हैं और यूथ के साथ एंगेज करने की कोशिश वो कर रहे होते हैं। चले नाज़रीन, आज मिलते हैं, उनका शो देखते हैं, बिहाइंड द सीन्स देखते हैं, यूथ पार्लियामेंट के हिसाब से बातें करते हैं और पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। चले आज मिलते हैं रिजवान जाफर साहब से। अच्छा रिजवान भाई, माशाल्लाह से ओवर 2 डेकेड्स तो कह सकते हैं कि आपने माशाल्लाह से ब्रॉडकास्टिंग में, टेलीविजन में काम किया हुआ है माशाल्लाह से, और अभी भी आप नॉन स्टॉप कर रहे होते हैं और अच्छे लोगों के साथ, मुस्बत लोगों के साथ अपने शोज कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह सबसे खूबसूरती जो आपकी ये है कि आप लोगों के साथ इंगेज कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। सवाल जो बुनियादी वो ये है कि अभी भी क्या तैयारी ज़रूरी होती है एज अ होस्ट? कोई मतलब रिसर्च करते हैं, कोई टाइम लगता है, क्या प्रोसेस होता है बिहाइंड द सीन्स का? देखिए, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन होमवर्क एंड विदाउट ए होमवर्क। फ़र्क तो है। ऐसा नहीं है कि आप जो है विदाउट होमवर्क कोई चीज़ करेंगे और एक होमवर्क के साथ कोई चीज़ करेंगे, उसमें फ़र्क नहीं होगा। तो वैसे तो हम लोग इमरजेंसी तौर पे तैयार रहते हैं हर वक्त जो है। अगर आप रोज़ाना अखबार पढ़ रहे हैं, रोज़ाना सोशल मीडिया देख रहे हैं, रोज़ाना टेलीविज़न देख रहे हैं, आप बाखबर हैं, तो आप किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि होमवर्क का डिफरेंस है, तो पढ़ लेना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मेरा कोई सब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक इशूज़ पे फ़र्ज़ करें शो कर रहा हूँ, तो मैं हालांकि रोज़ाना मुझे पता है इकॉनमी के हवाले से क्या सूरत हाल हो रही है, लेकिन शो से पहले मेरा ज़रूरी है कि मैं एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू करूँ। अच्छा, कुछ अपने पॉइंट्स बनाऊँ, देखूँ इस वक्त क्या सूरत हाल है इकॉनमी की, जो भी नंबर्स हैं हमारे मुख्तलिफ, वो नंबर्स जो हैं किस पोजीशन पर हैं, तो वो जो है बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें, अच्छा, मुझे कुछ भी मालूमात नहीं होती। जैसे मिसाल तौर पे भी जो है वो अक्टूबर का महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का होता है। अब मुझे एक शो करना था ब्रेस्ट कैंसर पे। अच्छा, अब मैं परेशान कि यार मैं ब्रेस्ट कैंसर पे, क्योंकि कहाँ से मैं शो करूँ, तो अब उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ गया। अच्छा, लेकिन पढ़ने के बाद भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार पढ़ने के बाद भी कुछ बहुत ज़्यादा समझ में आ नहीं रही मामला जो है ना। फिर मैंने सोचा कि यार मिड ऑफ अक्टूबर है, कुछ टेलीविजन शोज तो उस पर हुए होंगे। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया, मुझे 3 शोज मिल गए। ठीक है, वो तीनों शोज मैंने पूरे देखे। अब शो में जाहिर बात है एंकर भी बात कर रहा होता है, गेस्ट भी बात कर रहे होते हैं, आर्गुमेंट भी आ रहे होते हैं। वो 3 शो देखने के बाद जब मैंने नेक्स्ट डे अपना शो किया डॉक्टर्स के साथ, तो ब्रेक में एक लेडी डॉक्टर थी, मुझसे कहने लगी, सर क्या आप भी डॉक्टर हैं क्या? अब मैं उन्हें क्या बताता कि यार एक दिन मैंने तो मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में। ये मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो वो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है आपका जो है वो रिसर्च करना, पढ़ना जो है
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और इस तरह से जिस तरह से अभी आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, पीछे पूरी कितनी बड़ी टीम होती है, मतलब टीम वर्क जरूरी होता है? टीम टेक्निकल एस्पेक्ट से जरूरी होता है या फिर मतलब रिसर्च से जरूरी होता है, या आप खुद ही? टीम पाकिस्तान में नहीं होती यार, कहाँ होती है? ये यार आपका एंकर ही एंकर होता है, वही प्रोड्यूसर होता है, वही डायरेक्टर होता है, वही लोकेशन कोऑर्डिनेटर होता है, वही गेस्ट कोऑर्डिनेटर होता है, वही ऑडियंस कोऑर्डिनेटर होता है, वही कंटेंट राइटर होता है, वही सब कुछ होता है। मेरे साथ हाँ, सब कुछ होता है। ये ऐसे होता है। ठीक है रिजवान भाई, आपको अभी स्पेस देंगे, आप अपना काम करें जी, फिर आपको बीच में हम दोबारा तंग करेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। This is the first time हमारा शो में आए आप। ठीक है, तो वो लास्ट एक सेशन छोटा सा मैंने किया था, उससे आप दूसरा। तो अभी क्या टॉपिक होना चाहिए इसमें बात हो, बताइए सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक तो वो लेट बहुत करते हैं, ट्रैफिक का बहुत ज्यादा इशू होता है, तो इस वजह से रक्षा जो है सेफ साइड पे आता है, जल्दी पहुंचना होता है यहाँ पर। की राजनीति और वो दिन में चल रहे हैं, वो जो स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आने जाने का उनका ज्यादा खतरा होता है। अच्छा रिजवान भाई, माशाल्लाह से अभी ये शो देख के एक्सपीरियंस करके बहुत सारी चीजें सीखने को तो मिल रही है, बट ये बताएं क्या इसका आउटकम होता भी है या एक शो की हद तक ही रहता है? मैं समझता हूँ कि आउटकम होता है, क्योंकि हमारा शो जो है ना, खाली शो नहीं है, एक पूरा इवेंट है। ठीक है, और ये दिस इज़ दी ओनली इन पाकिस्तानी मीडिया, ये भी बता दूँ आपको, ये मेरे अलावा कोई करता भी नहीं है कि हफ्ते में 2 दफ़ा किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है और 200 लोगों के सामने किसी गेस्ट को बैठा रहा है। आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया में ज़्यादातर बस स्टूडियो में शो होते हैं जिसमें 3 मेहमान या 2 मेहमान बैठे होते हैं, या विंडो में आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये बड़ा मेहनत का काम कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा जो है 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, और ये काम मैं पिछले 22 साल से कर रहा हूँ। तो इसमें इसका आउटकम ये निकलता है कि एक तो उस दिन इवेंट होता है, जो नौजवान सामने बैठे हुए उनको शऊर आ गई उनके अंदर आती है, वो सवाल करते हैं, क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूँ कोविड के बाद से जो यंग जनरेशन है उसे सवाल करना छोड़ दिया है। अच्छा। कुछ सोचना छोड़ दिया है, बहुत सारे मसले अब यंग जनरेशन में, तो हम दोबारा उनको वापस ला रहे हैं कि नहीं यार, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि ये एक जो अरबाब इख्तियार है या जो किसी की जिम्मेदारी है, जिसको जो इलेक्टेड है या कोई किसी अहम पोस्ट के ऊपर है, अगर हम उसको लाके अवाम की अदालत में बैठा रहे हैं, तो ये भी एक कल्चर डेवलप होना ज़रूरी है कि भाई आप अवाम को जवाब दें, आप जवाब दें। तो ये एक बड़ा आउटकम है। तीसरी चीज़ ये है कि जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जब ज़ाहिर बात है ये ऑन एयर जाता है, तो ऑन एयर का अपना एक इम्पैक्ट है कि ठीक है वो उसे पाकिस्तान में, दुनिया में शो को देखा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ये आफ्टर द ऑन एयर ऑफ द शो हम इसके स्मॉल क्लिप्स बनाते हैं। अच्छा। हर शो की तकरीबन 10 क्लिप्स बनते हैं, और उसमें अक्सर क्लिप आपने देखा वो वायरल होती है। बिल्कुल, क्योंकि अब लोगों का टाइम नहीं, शायद 1 घंटे का शो लोग पूरा देखें, लेकिन 2 मिनट की चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है लोग वो देखते हैं। और फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं, तो वो अच्छा रहता है, इम्पैक्ट तो क्रिएट होता है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि सबसे पहला कौन सा ऐसा शो था जो आपको लगता है ये वो फ्लैगशिप शो था, इसकी वजह से हम वायरल होगा, मतलब ये ब्रेक थ्रू था, वो कौन सा शो था आपका? मेरा शो कैफे विजन सबसे पहला शो था। बिल्कुल, जो 2003 में स्टार्ट हुआ, नौजवानों का शो था, और वो 2008 तक चला इंडस विजन चैनल पे। फिर वो चैनल नहीं रहा, अगर वो चैनल होता तो शायद हो सकता मैं आज तक शायद वही शो कर रहा होता। मैं बड़ा वफादार टाइप का आदमी हूँ, तो जब मैं उस चैनल पे वो शो करता था उस वक्त मुझे बड़ी ऑफर आती थी डिफरेंट चैनल से, लेकिन मैं नहीं छोड़ता था। मैंने कहा नहीं यार, एक चैनल ने मुझे इज्जत दी है, एक शो ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, तो मैं यही करूँ। तो वो शो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब रहा, और उसमें हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा। हालांकि वो एंटरटेनमेंट शो था। आज भी मैं कहीं जाता हूँ, कोई एक्टर मुझे मिलता है, कोई एंकर मुझे मिलता है, कोई मुझे किसी बैंक में जाता हूँ मैनेजर मिलता है, या कोई भी, तो वो बताते हैं कि वो स्टूडेंट लाइफ में शो में आए थे। अच्छा। और बल्कि खासतौर मीडिया के जो लोग हैं उनसे वो बताते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी में पहली अपीयरेंस जो है वो आपके शो में हुई थी एज अ स्टूडेंट। सही। तो और मैं बड़ा कभी कभी मेरे लिए सरप्राइज भी होता है।
तो इसी तरह से बहुत इसमें एंड में एक सिंगर आता था, सिंगर गाना गाता था। हम वैसे बड़े फेमस सिंगर बुलाते थे, उसमें सब स्ट्रेंग्स हो गया, अच्छा, उसमें शहजाद रॉय उस वक्त के, अली हैदर, जो फेमस सिंगर थे वो उसमें आते थे, सब आए उसके अंदर सारे सिंगर्स। लेकिन उसमें हम यंग सिंगर्स को भी इंट्रोड्यूस करते थे। अच्छा, तो वो भी सिंगर की फर्स्ट अपीयरेंस, अली जफर की फर्स्ट अपीयरेंस थी। अली जफर की फर्स्ट अपीयरेंस कैफे विजन में थी। मुझे अच्छा, मुझे इस तरह ये जो नौजवान जो थे वो अक्सर चैनल के बाहर मिलते थे, सीडी लेकर आए होते थे कि यार हमें आप अपने शो में, क्योंकि फेमस शो था, एंट्री कराएं। तो मैंने अली जफर की भी कराई इसी तरह से। तो इस तरह बहुत सारे नाम है, मैं ले सकता हूँ, लेकिन चले मैंने एक नाम ले लिया गलती से, मैं लेता नहीं हूँ नाम। तो इस तरह बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, फिर बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, इसी बार हाँ, जो कि आज MNAs MPs हैं, वो जिंदगी में फर्स्ट टाइम टेलीविजन पे मेरे शो पे है। तो वो फ्लैगशिप में समझता हूँ, कैफे विजन एक शो था, और आज भी बहुत सारे लोग मुझे उसी शो से जानते हैं। हालांकि मैं नॉन स्टॉप मीडिया में हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ब्रेक लिया हो या गैप आया हो, लेकिन शायद अब वो टेलीविजन, उस वक्त टेलीविजन की बहुत वैल्यू थी, अब वो टेलीविजन की इतनी वो वैल्यू है नहीं। तो इसलिए अभी भी वो उस वक्त उस दौर में जो जवान लोग थे या नौजवान लोग थे, तो वो मुझे फौरन जो है वो मिलते हैं और वो उसी का जिक्र करते हैं। अच्छा, इसी बात पे अगर मैं आऊंगा कि टेलीविजन की जो चार्म है वो ऑब्वियसली सच नहीं रहा अब इतना। डिजिटल, अब जर्नलिज्म और डिजिटल की तरफ रुझान ज्यादा लोगों का हो रहा है। मसला ये आ रहा है कि जो हमारे जो न्यू कमर्स हैं वो क्लिक बेट के चक्कर में भी पड़ गए हैं। मतलब न्यूज़ अंदर होगी कुछ, बाहर थंबनेल होगा कुछ, टाइटल होगा कुछ, बोलेंगे कुछ या प्रोमो होगा कुछ। इस पे कोई एथिकल, कोई एथिक्स बिल्कुल भी नहीं रहा। क्यों गवर्नमेंट को करना चाहिए या कोई इदारे को करना चाहिए? इस पे क्या आपकी राय होगी? मेरे ख्याल से तो ये क्रेडिबिलिटी होती है, ये इंसान अपनी खुद बनाता है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे कोई इस तरह की कोई हरकत जो लोग करते हैं, वो कितनी बार धोखा दे देंगे हमको? वो एक दफा ही देंगे ना भाई, लोगों को पता होगा कि यार ये झूठ बोलता है। अब वो रियलिटी में भी अगर कोई चीज अच्छी ले रहे होंगे तो वो नहीं चलेगी, लोग नहीं देखेंगे यार ये लिखा हुआ कुछ है, आएगा कुछ और, तो लोग ओपिनियन नहीं करेंगे। तो इसलिए हर शख्स ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद बनानी होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अवाम उनको खुद रद्द कर देते हैं, और एक वक्त आता है कि वो फिर रद्द ही हो जाता है। अच्छा, क्रेडिबिलिटी की बात हो रही तो ऑब्वियसली आप जिस तरह से बोल रहे हैं 22 साल से आप शोज कर रहे हैं, इंटेलेक्ट आपका माशाल्लाह से टॉप नॉच का है, एंगेजमेंट्स आपकी माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है, चाहे यूथ पार्लियामेंट के वाले से, उस पर तो मैं आऊँगा खैर। लेकिन पॉलिटिशियंस के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन। इस वक्त आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? मुझे पता टफ होगा ये, लेकिन इस वक्त आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है काम करने के हिसाब से? वैसे वाकई में बहुत मुश्किल सवाल है। दिलचस्प बात यह है कि मैं शायद इसको मैंने कभी सोचा है कि जनाब मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है, लेकिन मैं कोई ऐसा नाम सिलेक्ट नहीं कर पाया हूँ आज तक। ठीक है, कुछ लोग मुझे इस लिहाज से अच्छे ज़रूर लगते हैं कि उनके वो पॉलिटिकल, उनके अंदर सूझबूझ है। अच्छा, ठीक है, हर पार्टी के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे। जरूरी नहीं कि आप अगर पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो मैं डायरेक्ट कायद की बात करूं, डायरेक्ट चेयरमैन की बात करूं, जरूरी नहीं है। हर पार्टी में आपको 10, 12, 15 लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो कि जिनकी बहुत अच्छी पॉलिटिकल अप्रोच है। ठीक है, जो अवाम का दर्द भी रखते हैं। ऐसा इतना भी कहत नहीं पड़ा इस मुल्क के अंदर यार, वो है ज़्यादातर मसला है, लेकिन हर पार्टी में आपको 10, 12, 15 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें आप कहेंगे यार ये सही रियल पॉलिटिकल वर्कर है, ये सोशल रिफॉर्म को भी समझता है, ये पॉलिटिकल जो लोगों की जो 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 तब्दीली आनी चाहिए उसको भी समझता है, अवाम के मसाइल को भी समझता है, अवाम के दरमियान भी जाता है, ये करप्शन जो है वो नहीं करता है, ये जो है यानी कुछ चीज़ें, मैं बिल्कुल फरिश्ता तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी किसी हद तक ऐसे लोग हैं। लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता, नाम मेरे पास नहीं है। नाम नहीं ले सकते। अच्छा, अगर एंकर के हिसाब से अगर बात करें तो एज एन एंकर आपको कौन पसंद है टेलीविजन का एंकर? अच्छा, एंकर्स में एक बहुत बड़ा मसला जो आया वो ये हुआ कि अगर आप पॉलिटिकल एंकर्स की बात करें जो करंट अफेयर शोज करते हैं, कि मेजॉरिटी एंकर पार्टी बन गए, और वो जो है अब पता है हमें कि जनाब ये एंकर बोलेगा तो ये फला पार्टी के खिलाफ ही बोलेगा। अच्छा, अमूमन होता क्या है, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा ही करते हैं ना तो आपकी ब्रांडिंग ये बन जाती है, फिर आप हो सकता है बहुत कुछ बातें सही भी कह रहे हो, उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ सही बात भी करो, लेकिन लोग बोलते हैं यही कि नहीं यार ये तो ही खिलाफ हो। तो ये बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में कि आप अपनी एक न्यूट्रल वैल्यू जो है, जो जर्नलिज्म का असल असूल है कि जो राइट बात है
जो सही बात है आप वो करें, जो अच्छी बात उसकी तारीफ करें, जो गलत बात है उस पर तनकीद करें, चाहे वो किसी की भी हो। अच्छी बात भी किसी की हो तारीफ करें, और किसी इसी तरह से अगर कोई गलत बात है किसी की भी हो तो तनकीद करें। तो वो चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई। और हमारे जो टॉप जो लीडर्स हैं, जो टॉप जो एंकर्स लीडर्स हैं, तो वो उनमें अब बहुत मुश्किल होता है कि आप कोई इस तरह कोई शख्सियत का सिलेक्शन कर सकें। फेवरेटिज्म आ गया यानी कि बहुत। बिल्कुल। अच्छा, ये वाली बातें तो आपकी हो गई एज एन होस्ट। माशाल्लाह से यूथ पार्लियामेंट के आप चेयरमैन हैं, बानी हैं। 14 अगस्त 2005 को अगर हम रिवाइंड करें, क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि आप यूथ पार्लियामेंट बनाएं? अच्छा, इसका आगाज़ ऐसा हुआ कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं स्कूल के ज़माने से डिबेटर हूँ, और हम लोग फॉर और अगेंस्ट में तकरीर करते थे, करारदादे पेश करते थे, जो मुबाहिसों में होता है। और फिर हमने उस दौर में अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई, डिबेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। एक दफ़ा हमने कराची के डिबेटर्स ने, हम लोगों ने मिलके कराची यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई। ठीक है। और इस तरह हम, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपीरियंस है ये मैं रखता था। ठीक है। अपनी स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, यूनिवर्सिटी लाइफ से। जब हमने कैफे विजन शुरू किया 2003 में, तो 2004 में, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट शो था, तो मुझे अक्सर नौजवान कहते थे यार कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो क्या है, हम लव मैरिज अरेंज मैरिज जो बात करें, आखिर में गाना सुने और एंजॉय करें चले जाए, तो नेशन बिल्डिंग पे कुछ होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने एक शो डिजाइन किया, वही मुबाहिसे वाला। अच्छा, मुबाहिसा कैफे विजन में भी होता था। अच्छा, ठीक। जाहिर बात है उधर भी 2 ग्रुप बनते थे। कैफे विजन का फॉर्मेट ही यही था, जो रेस्टोरेंट में बैठ के हम बात करते थे। लेकिन मैंने एक सीरियस टॉक का भी एक मुबाहिसा क्रिएट किया। ठीक है। और मैंने कहा यार एक ऐवान लगाते और हिमायत, किसी करारदाद की हिमायत और मुखालफत में नौजवान बात करें। और मैंने पूरा आइडिया क्रिएट करके, और उसका नाम मैंने यूथ पार्लियामेंट रखा। अच्छा, ठीक है। ये यूथ नौजवानों की पार्लियामेंट लगेगी जना। वो टीवी शो मैंने बनाया 2004 में। सही है। और वो मैंने अपने चैनल को दिया कि भाई ये मैं इंडस विजन पे करता हूँ, इंडस न्यूज़ पे ये करूँगा। ठीक है। वो चैनल ने वो आइडिया मार्केटिंग को दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यार, वो ऑलरेडी शो बड़ा हिट है कैफे विजन, तो आपका एक अलग दूसरा क्यों कर रहे हैं आप, उसी को करें। और उन्होंने वो उसको रद्द कर दिया। खैर, अब मैं उसमें 1 साल कोशिश करता रहा, लेकिन फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि क्यों ना, शो तो नहीं हो रहा, क्यों ना ये ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए। ठीक है। और जब हम 100 एपिसोड कर रहे थे कैफे विजन की, तो उसमें मैंने सिर्फ उन नौजवानों को बुलाया जो पिछले 2 सालों में मेरे शो में आ चुके थे। अच्छा। नया यंगस्टर कोई नहीं था। सही है। वो सब फाउंडर मेंबर हैं, उनके साथ मिलकर मैंने यूथ पार्लियामेंट का आगाज किया। 3-3.5 घंटे वो शो ऑन एयर गया 14 अगस्त 2005 को, जिसे उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट, जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त सदर थे, उसने भी देखा कि भाई ये क्या आ रहा है यूथ पार्लियामेंट। पहली बार लफ्ज़ पार्लियामेंट किसी और तरीके से आ रहा है। उस पर मुझे गवर्नमेंट ने मुझ पे तनकीद भी की कि भाई ये आप नाम यूज़ नहीं कर सकते। मुझे बहुत टाइम लगा समझाने में, कुछ 6-7 महीने लगे, और फिर वो एक्सेप्टेबल हुआ। और फिर जनरल मुशर्रफ साहब हमारे प्रोग्रामों में भी आए, आपने देखा यूथ पार्लियामेंट के। और ये सोच मैंने पहली बार पाकिस्तान में थी कि ये नौजवानों की, समझ ले, शैडो हम एक पार्लियामेंट बना रहे हैं, ताकि हम फ्यूचर जो लीडर्स हैं वो तैयार कर सकें। मुझे इस बात की खुशी है कि इस आइडिया को फिर बाद में, उसके 2 साल बाद, 4 साल बाद, और इवन आज तक मिलते जुलते नामों से कॉपी बहुत होता है। आपने देखा होगा मिलते जुलते नामों से, कभी KPK में, कभी पंजाब में, कभी इस्लामाबाद में, कराची के अंदर। कराची में नहीं है। अच्छा, कराची में नहीं है। कराची में हम इतना काम करते हैं कि कोई और रखता ही नहीं है नाम। और जगहों पे जो है ना वो मिलते जुलते नामों से लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। हम वी आर द ओनली रजिस्टर्ड एंड द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस नेम। लेकिन हम उन पे इसलिए केस नहीं करते कि चलो यार उनकी वजह से किसी को, कोई यूथ को अगर कोई बेनिफिट पहुंच जाता है जिस तक हम नहीं पहुंच पा रहे, कोई और पहुंच जाता है, तो वो फायदा पहुंचे पाकिस्तान को उससे। ठीक है। तो इस तरह उस वक्त से सिलसिला जारी है। तो दिस इज द यूथ पार्लियामेंट, जो कि एक शैडो पार्लियामेंट है, जो कि नौजवान क़यादत दे रही है, जो कि आपका फ्यूचर पार्लियामेंटेरियंस दे रही है। तलबा तंजीमों पर पाबंदी है, ये उसका रिप्लेसमेंट है। ये ब्रिज है बिटवीन यूथ एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज, क्योंकि हमारे प्रोग्रामों में आप देखें आज भी जैसे सेशन हुआ, तो ये यूथ पार्लियामेंट का सेशन था बेसिकली, जो हमने टीवी शो के तौर पे किया। बिल्कुल। तो इसमें भी नौजवानों ने एक अपोजिशन लीडर से सवालात किए। इसी तरह गवर्नमेंट लीडर्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, मुख्तलिफ गवर्नर साहब के साथ हमने सेशन किया पिछले दिनों, तो गवर्नर साहब से लोगों ने सवालात किए। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है वो पॉलिटिशियंस के साथ जो है एक ये डायलॉग सेशन होता है, ये ब्रिज बनता है, अपॉर्चुनिटीज़ फिर मिलती हैं। फिर इंटरनेशनली तौर पे मैं खुद मोर देन 28 कंट्रीज़ में
पाकिस्तान को ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, तो हमारे 50 से ज़्यादा मेंबर दुनिया भर में जा चुका है। ठीक है। जिसमें अमेरिका भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज शामिल हैं। तो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर गए हैं, नौजवानों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो एक उम्मीद है ये नौजवानों के लिए, एक प्लेटफॉर्म है बड़ा ज़बरदस्त। और इसमें अब हम चैप्टर्स लॉन्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हम अपने चैप्टर्स खोल रहे हैं। अच्छा। मैं आपके इस तवस्सुस से कहना चाहूँगा कि जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं वो हमें रब्ता करें, तो हम उनके इदारों में यूथ पार्लियामेंट का चैप्टर लॉन्च करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी है कि बहुत अक्सर देखा जाता है कि ब्लू टाई आप लोग बहुत पहनते हैं, तो उसके पीछे का क्या चक्कर है? अच्छा, ब्लू टाई हमारा एक यूनिफॉर्म है, ब्लू हमारा कलर है, यूथ पार्लियामेंट के लोगों में ब्लू आता है। दिस इज द यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो यूनिफॉर्म फौजियों वाला यूनिफॉर्म नहीं, लेकिन हमारा अपना यूनिफॉर्म है। अच्छा, ये हुआ ऐसा ये कि अल्लाह ताला जो करता है वो ख्याल डालता है और अचानक बहुत सारी चीज़ें। हम हर साल इलेक्शन कराते हैं और मैंने फैसला किया 2005 में मैंने बनाई ये ऑर्गेनाइजेशन, और 2013 में 2012 में मैंने ये फैसला किया कि मैं ये जो अपने से क़यादत है ये नौजवानों में ट्रांसफ़र करूँगा। अच्छा, यानी हर साल नई क़यादत लेकर आऊँगा, तो हर साल नया प्रेसिडेंट बने सूबों का और फेडरल का। तो ये हमने इलेक्शन का सिलसिला शुरू किया। ठीक। फिर गवर्नर हाउस में वोट टेकिंग सेरेमनी हमने रखी। जब इलेक्शन हो गया, लोगों ने हलफ मुख्तलिफ डेजिग्नेशन पे लोग पे आ गए, तो सिंध कैबिनेट की बात करूँगा। सिंध कैबिनेट के इलेक्शंस हुए थे और और फिर हमने गवर्नर साहब, उस डॉक्टर इशरतुल इबाद खान थे, उनसे मेरी अच्छी बातचीत थी। मेरे अक्सर टेलीविज़न शो में मैंने उनके इंटरव्यूज़ वगैरह किए थे, तो मैंने उनसे जिक्र किया यूथ पार्लियामेंट का। मैंने कहा सर, ये हम चाहते हैं कि अब ये ओथ जो है ना, क्योंकि सारे जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं उनकी ओथ आप लेते हैं, तो हमारी भी प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं शैडो के, तो इनका यहाँ वोट टेकिंग सेरेमनी हो। तो उन्होंने एग्री किया और हमारी फर्स्ट वोट टेकिंग सेरेमनी कराची में गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। अच्छा। तो जब वो हो रही थी तो उससे कोई 4-5 दिन पहले मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार जब ओथ लेंगे ना तो ये एक जैसे कपड़ों में होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो अब वो एक जैसे कपड़े क्या होने चाहिए ये सोचा, तो इस पर फिर फाइनल ये किया कि यार एक काम करते हैं, ब्लैक सूट हर एक के पास होता है, ब्लैक पैंट ब्लैक कोट होता है, या अगर कोट नहीं भी होगा तो ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट पहन सकता है बंदा। उस पर मैं गया सदर और मैंने जो यूथ पार्लियामेंट का जो लोगो का कलर ब्लू, उस कलर की टाई बनवाई। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा यार ये मुझे अर्जेंट टाई चाहिए, और गर्ल्स के लिए दुपट्टा बनवाया ब्लू कलर का। और वो जिस दिन वोट टेकिंग सेरेमनी थी उस दिन मैंने सबसे कहा, जो मेंबर्स आ रहे थे, कि भाई आप सबने इस ड्रेस में आना है, सही, टाई हम देंगे गिफ्ट आप। ठीक है। वो सारे नौजवान जो हैं वो ड्रेस पहन के आए और हमने उन सबको वो प्रोग्राम से पहले वो टाई दी। ठीक है। उन सब ने वो टाई लगाई, सब एक जैसे कपड़ों में। तो ये वहाँ से आगाज हुआ। ठीक है। और दैट इज अवर ऑफिशियल ड्रेस, जो ब्लैक सूट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट और फिर ब्लू टाई। उसी तरह गर्ल्स का है कि व्हाइट सूट होता है, उन पर ब्लू दुपट्टा हम देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये भी बात करें कि जिस तरह से यूथ पार्लियामेंट इस वक्त तो माशाल्लाह से हर जगह मौजूद है, आई थिंक आपने कमोपेश बोला था 40,000 एलुमिनाइज अब तक आ गए हैं और 20 साल का आपका तकरीबन पूरा जर्नी जा रही है। सवाल ये है कि शुरू के अंदर कुछ तो हर्डल्स आएंगे, कुछ पॉलिटिशियंस ने अपने डोर शट किए होंगे, या कुछ लोगों ने आपको इग्नोर किया होगा, कुछ लोगों ने मैसेज सीन करके रीड करके छोड़ दिया होगा। उस वक्त डीमोटिवेशन तो हुई होगी। अगर डीमोटिवेशन हुई होगी तो आपने उसको कैसे कैटर किया, और अगर नहीं हुई होगी तो ये मोटिवेशन कहाँ से आती है कि नहीं भाई मैंने करना ही करना है? देखिए, यूथ पार्लियामेंट इस लिहाज से एक बिल्कुल अनोखी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो नॉन स्टॉप 20 ईयर से चल रही है। हमारा प्रोफाइल जो है ना, उसमें एक साल भी खाली नहीं मिलेगा जिसमें कम से कम 20-25 इवेंट नहीं है 2005 से आज तक। ये एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 20 साल तक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं कि ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी लेकिन वो खत्म हो गई। इसके बाद भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आई हमारे से मिलते जुलते नामों से, कॉपी के लोगों ने करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं चल सकी, क्योंकि यार कोई भी इवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनेंस है। फाइनेंस बहुत मैटर करता है कि फाइनेंस कैसे होगा, कोई इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज होगा। ये एक मार्केटिंग का काम है कि मार्केटिंग जो है उसकी कैसे की जाए, और फिर दूसरा यूथ को इंगेज रखना कि आपने इतना एज एन ऑर्गेनाइजर या एज अ लीडर आपने उसमें इतनी अट्रैक्शन रखनी है कि यूथ जो है उससे जुड़े रहे। वरना आजकल के यूथ किसको घास डालते हैं भाई, आप कौन और मैं कौन, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने 2 महाजों पे बहुत बड़ा काम करना है कि आपने अपने एजेंडे में, अपने कंटेंट में, अपनी पॉलिसीज में इतनी जान रखनी है कि यूथ जुड़े रहे और यूथ कहें कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इससे हम खुद भी ग्रो करेंगे और मुल्क भी ग्रो करेगा। और दूसरा, आप एक कॉन्फ्रेंस करते हैं,
हमारी अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े होटलों में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसका बजट लाना कोई मजाक नहीं है। और गवर्नमेंट की सपोर्ट हमें रही, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद वो यूथ मिनिस्ट्री खत्म हो गई फेडरल की, मुशर्रफ साहब के दौर से जो हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट थी। फिर उसके बाद कोई ऐसी गवर्नमेंट की सपोर्ट भी नहीं है जैसे होना चाहिए। कोई हमने गवर्नमेंट से, कभी गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया तो हमारे इवेंट्स को अक्सर सपोर्ट किया, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने आज तक गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया है कि ऑर्गेनाइजेशन को फंड मिले, वो कभी नहीं हुआ। कभी कभी जो हमें फंड अगर मिलता है तो वो इवेंट के लिए मिलता है, और वो भी इतना होता है कि वो उसके बाद भी हम अपनी जेब से लगाते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पे हमारे 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें 50 रुपए देती है, फिर 50 रुपए फिर हमें पैदा करने होते हैं कहीं सही बात। तो वो बड़ा चैलेंज है। तो वो चैलेंज अभी तक होता है? अभी तक है, वो स्टिल है। ठीक है। और ये जंग अभी भी जारी है, ये पहले दिन से था और आज भी है। और ये हर दिन देखे ना, बैटिंग करने जब बैट्समैन जाता है ना तो वो एवरी डे इज अ न्यू डे। बिल्कुल सही बात। एवरी मैच इज अ न्यू मैच। आज भी जब हम इवेंट करने जाते हैं तो फिर हम दोबारा जीरो से शुरू करते हैं, यानी कि दोबारा पिचिंग होती है, दोबारा समझाना पड़ता है, सारी चीजें दोबारा नहीं। आप अगर आप इवेंट की दुनिया है ही ऐसी, आप मैं अगर आपको नहीं बुलाऊंगा आप नहीं आएंगे। सही बात। मैं साउंड वाले को कॉल नहीं करूंगा, साउंड वाला नहीं आएगा। मैं होटल वाले पेमेंट नहीं करूंगा तो वो होटल नहीं होगा। सही बात। मैं कोई और जगह वेन्यू नहीं करूंगा तो नहीं होगी। मैं अगर अभी लास्ट हमने जो इवेंट हुआ हमारा कायद-ए-आज़म लीडरशिप जो हमने कॉन्फ्रेंस की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट चेयरमैन उसमें चीफ गेस्ट थे, और सईद गनी साहब भी थे, सरदार अली शाह भी थे, बहुत सारे मिनिस्टर्स में मौजूद थे। तो 600 लोग का इवेंट था जो कि हमने जस्ट 4 डेज के नोटिस पे किया। 4 डेज के नोटिस, जस्ट 4 डेज लोग जमा किए। तो वो तो इसका मतलब कुछ तो हमारी स्ट्रेंथ थी कि हमने 4 दिन के अंदर ये गेस्ट पैनल भी बुलाया सारा, और भी बहुत लोग थे उस शो में, उस इवेंट में, और हमने ये इतना क्राउड भी किया। अच्छा, अगर कोई बंदा यूथ है और नौजवान है और वो ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसका क्या कोई प्रोसीजर होता है, कोई फीस का स्ट्रक्चर होता है, या फिर कोई भी इंसान आसानी से ज्वाइन कर सकता है? मतलब कोई प्रोटोकॉल्स हैं उसके, या फिर अगर वो यूथ है उसके अंदर जुनून है, जोश है, वो ज्वाइन कर सकता है? हमने 3 क्राइटेरिया रखे हुए हैं अपने के जो हमें ज्वाइन करते हैं। ठीक है। लोग अप्लाई करते हैं, हम इंटरव्यू लाजमी करते हैं। ओके, ठीक है। जो सिर्फ यूनिवर्सिटी बेस हमारे चैप्टर होते हैं वहाँ पे हम इंटरव्यू नहीं करते, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी समझ लें एक प्रोसेस हो चुका होता है। सही बात है। तो वो चैप्टर जो लॉन्च होते हैं उसमें फिर वो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है, तो वो चैप्टर्स में हमारे इस तरह से नहीं होता। लेकिन जो लोग हमें डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं उनमें हम 3 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 तो ये कि वो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि हम एक फैमिली बनाने जा रहे हैं। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जैसे हमारी इस वक्त जो सिंध शैडो कैबिनेट है उसमें 519 मेंबर है, तो 519 फैमिलीज हैं उसके अंदर। तो उसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, उसमें हमें सबकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, तो उसमें कोई ऐसा ना आ जाए कि जो प्रॉब्लम क्रिएट है। तो हमें इस लिहाज से इंटरव्यू करते हैं। तो और भी इसके अलावा क्रिमिनल भी ना हो, ऐसा ना हो ना कल को पता चला कोई अपना स्ट्रीट क्रिमिनल हो, उसकी जेब से मेंबरशिप कार्ड निकल रहा हो यूथ पार्टी का मेंबर। तो हमें वो दिखना होता है थोड़ा सा कि हालांकि हम अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि वो उन यूथ की भी हमें जिम्मेदारी है कि उनको भी ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, उनको भी हम एक और प्रोसेस है उससे हम अपने पास इंक्लूड करते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि उसको हमारी कोशिश होती है कि हम उन नौजवानों को लें जो इससे पहले किसी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर नहीं थे। अच्छा। हाँ, मतलब 0 मीटर बच्चा में चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो ऑलरेडी 10 जगहों पे काम कर चुका है, एक नौजवान, तो उसके लिए यूथ पार्लियामेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। वैल्यू उसके लिए होगी जो जिंदगी में फर्स्ट टाइम अपने नाम के साथ मेंबरशिप लगाएगा, अपने खानदान में, अपने दोस्तों में फख्र से बताएगा कि मैं यूथ पार्लियामेंट में मेंबर बना हूँ। वो प्राइड गेन करेगा। वो हमारे साथ जिंदगी में पहली बार गवर्नर हाउस जाएगा, जिंदगी में पहली बार प्रेसिडेंट हाउस जाएगा, वो जिंदगी में पहली बार किसी मिनिस्टर से हमारे जरिए सवाल उठाएगा। तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है। हमें कोई आगे अगर अपनी लंबा चौड़ा CV देता है तो वो हम उसको नहीं लेते, हमें बिल्कुल 0 मीटर बच्चा चाहिए। ठीक है। तो हम एक तो उसको लेते हैं। तीसरा, हमें एजुकेशन की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। ठीक है। कि चाहे इंटर किया हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, चाहे बैचलर किया हो कंसिस्टेंट हो। तो ये 3 चीज़ें हम देखते हैं और उसके बाद हम उसको यूथ पार्लियामेंट का मेंबर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, यूथ के बारे में बात हो रही, तो यूथ में एक और बहुत बड़ा मसला आजकल जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि डेली व्लॉगर्स में चले गए हैं, इजी मनी में चले गए हैं, टिकटॉकर्स में चले गए हैं, स्क्रोलिंग के अंदर बस यूथ इसी के अंदर मसरूफ है। तो ऐसे लोगों को हम किस तरह से मोबिलाइज कर सकते हैं, किसी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी नौजवान नस्ल तबाह और बर्बाद हो रही है। इस मौजू पर हमने बहुत सारे अपने डायलॉग सेशंस किए हैं यूथ पार्लियामेंट के। इस मौजू पर हमने बहुत से मैंने TV शोज़ किए हैं और हम यही बताते हैं नौजवानों को। कल भी हमारा एक शो था इस मौजू पे इत्तफाक से। अच्छा। और हमने कल यही बात की कि भाई आप अपने कैरियर को देखें। अगर मिसाल के तौर पे कोई नौजवान ये समझ रहा है कि उसका कैरियर ही सोशल मीडिया है,
और उसको इस आग के दरिया से डूब के निकलना ही पड़ेगा। हाँ। तो वो सब चीज़ें तो ये करेगा, ठीक है। ठीक है, और इस प्रोसेस से गुजरेगा। और फिर उसका क्योंकि कैरियर ही ये है कि उसने सोशल मीडिया से अर्निंग करनी है, तो जब वो तो इस प्रोसेस से गुजरेगा तो एक वक्त आएगा कि वो करने लग जाएगा, या बहुत से लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कैरियर क्या है। अगर मिसाल के तौर पे आपका कैरियर कुछ और है और आप फिर इधर टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि देखिए दिन में 24 घंटे, आज का नौजवान 5 से 6 घंटे मोबाइल पर है। 5 से 6 घंटे। आपका जो स्क्रीन आवर्स है वो 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स, 6 आवर्स तक है, यानी 4 आवर्स से तो प्लस ही। हाँ, बिल्कुल। तो आप इतना कीमती टाइम अपना अगर इधर दे रहे हैं तो क्या है वो हेल्दी है? मैं ये नहीं कह रहा कि ना हो, अब वो 6 घंटे आप 8 घंटे हो जाए मोबाइल पे या लैपटॉप पे, लेकिन वो हेल्दी है नहीं है। आप उसमें क्या सर्च कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या गेन कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये देखिए ना, नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आपका मुस्तकबिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो फिर कैसे आप जो है वो आगे ज़िंदगी में कामयाब होंगे अगर आज आपका सही नहीं है? अगर आज आपका ठीक नहीं है तो कल भी ठीक नहीं होगा। सही बात है। तो इसलिए आप बाकी सबको छोड़ें, आप अपने मुस्तकबिल का सोचें भाई। तो आपको मुस्तकबिल बेहतर होते हुए नजर आ रहा है, जिस तरह से आपने चार्टर 2030 का बोला है। विजन होना, मिशन होना तो अच्छी बात है, वो आपका है माशाल्लाह से बहुत सॉलिड, बट क्या आपको प्रैक्टिकल नजर आ रहा है कि कराची बदल सकता है? कराची का हमने एक विजन 2030 दिया है कि जनाब कराची में पानी का निज़ाम क्या होना चाहिए, एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो कैसे हल हो सकते हैं, रोड सेफ्टी के हवाले से उसमें बड़ी बातें हैं, बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, गैस के हवाले से, फिर जो हमारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, हमारी फुटपाथों पे जो कब्जे हैं, हमारी सड़कों का जो हाल है, ट्रांसपोर्ट की जो सूरत हाल है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने उसे बहुत ज़्यादा स्टडी करके हमने बनाया है विजन 2030 कराची का। हमारा मकसद जहाँ उसको नाफिज करना और उसकी गोल अचीव करना है, गवर्नमेंट के साथ हमारी बातचीत चल रही है, हमारे बहुत सारे इवेंट गवर्नमेंट के साथ ही होते हैं, आप देख रहे हैं, हम उसमें पेश करते रहते हैं उसको। वहाँ उससे कहीं ज़्यादा हमारा मकसद इस विजन 2030 को बनाने का कराची के अवाम को इंगेज करना है कि कम से कम यार वो तो ये आवाज़ उठाए ना, उन्हें तो पता हो ना कि यार क्या हो सकता है। अभी तो प्रॉब्लम ये है ना कि फील एक वो लवारिस वाली फील आती है ना, यार ना कोई हमें बता रहा है, ना हमें कुछ पता है, ना कोई कुछ करेगा। सही बात। तो कम से कम ये फील तो हम खत्म करके उनको ये तो लाए ना कि जनाब ये एक प्लेटफॉर्म है और इसने ये विजन दिया है, इसमें आप खड़े हो साथ आके। तो हमारा मकसद, जो बड़ा मकसद, वो कराची के शहरी को एंगेज करना है। और एक दफ़ा शहर में इतनी जान है कि अगर ये एंगेज हो गए तो अपने दम पे हम बड़ी चीज़ें कर सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपको लगता है कि इंशाल्लाह हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अच्छा, जाते जाते ये भी ज़रा बताएं कि जो यूथ है वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पाकिस्तान से बाहर भागने में लगी हुई है। ब्रेन ड्रेन भी बहुत हो रहा है, कुछ सीखते भी हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो सिखाते हैं लेकिन वो ट्रेंड नहीं होते। मतलब कॉर्पोरेट्स का यही होता है कि भाई एजुकेशन तो है, डिग्री तो है, लेकिन जी वो स्किल्ड बिल्कुल भी नहीं है, जो पेपर पे दिख रहा है वो हकीकत में नहीं दिख रहा। ऐसे यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे यूथ आगे बढ़ सकते हैं जो बिल्कुल मायूस हैं, सब चीज़ों से बेजार आ गए हैं? क्या हम लोग पाकिस्तान में इंशाल्लाह तरक्की, जिस तरह से आपने बोला 2030 में हम लोग आगे चले जाएंगे, तो क्या कौन सी उम्मीद की किरण है जो जगाई जा सकती है इनकी ज़िंदगियों में? अच्छा देखिए, बाहर जाने वाली बात अलग है और ये यहाँ पे कुछ करने वाली बात अलग है। जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं तो उसमें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो हमसे तकरीबन 100 साल आगे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि जाएँ। अच्छा, बिल्कुल जाना चाहिए नौजवानों को। इंसान का बच्चा बन के वापस आएंगे थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन सीखेंगे, थोड़ा सा सफाई सुथराई का पता चलेगा, गवर्नमेंट्स कैसे काम करती हैं ये अंदाज़ा होगा, ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बनेंगे। मैं समझता हूँ जाना चाहिए नौजवानों को, क्योंकि देखिए हर एक जा भी नहीं सकता, लेकिन जो जाना चाहता है वो ज़रूर चाहे। लेकिन वो वहाँ पे मुहिब्बे वतन रहे, वो रहते हैं वहाँ जाके ज़्यादा मुहिब्बे वतन हो जाता है, कदर होती है पाकिस्तान की वहाँ जाके, रेमिटेंस कर रहे हो, डोनेशंस कर रहे हो, और वहाँ जाके आप जो है वो वहाँ जाके आप देखिए, जो खास तौर पे बैचलर और मास्टर के लिए जाएं, PhD करने जाएं, क्योंकि वो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ नहीं है जो आपको बाहर मिल सकती है, तो वो आप जो है बाहर जाके लें। और दूसरा, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ पे आप स्किल्स पैदा करें, अच्छी स्किल्स पैदा करें। जो भी शोबा है, देखिए तो सिलेक्शन ज़रूरी है कि आपने किस शोबे में जाना है। जिस शोबे के अंदर है उसमें अच्छी तालीम, और तालीम से
डिग्री ज़रूरी है, मैं इससे मना नहीं करूँगा। आजकल भी बहस चल रही है डिग्री चाहिए या स्किल चाहिए। मैं डिग्री को एक इम्पोर्टेंट समझता हूँ। कल आपने इमिग्रेशन लेनी है, कल आपने CSS करना है, कल आपने कुछ भी करना है, डिग्री काम आएगी उसमें। तो डिग्री इज़ द गेट वे टू एंटर एनी प्लेस, तो वो लें। लेकिन उसके साथ साथ आपकी डिग्री से आप इस तक महदूद ना हो, आप डिग्री से ऊपर होने चाहिए, आपकी स्किल उससे ऊपर होनी चाहिए। तो वो स्किल आप पैदा करें तो क्यों नहीं कामयाबी मिलेगी। देखिए पाकिस्तान में टॉप की जगह खाली है। मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, सवाल करता हूँ कि मुझे पाकिस्तान के जिंदा 5 साइंटिस्ट के नाम बता दो, 4 के बता दो, कोई नहीं बता सकता। किसी भी शोबे के अंदर मैं जब सवाल करता हूँ तो हमारे पास टॉप लेवल पे लोग नहीं हैं, तो इसका मतलब वो जगह खाली है ना। तो आप जब वो स्किल अपने अंदर पैदा करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो आप कामयाब होने के यहाँ चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ ही नहीं लोग, कंपटीशन ही नहीं है इतना। बाहर जाएंगे तो ज्यादा मुश्किल होगा। बिल्कुल, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी तो पाकिस्तान है। रिजवान भाई, दुनिया में सबसे कीमती चीज होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, पाकिस्तान की यूथ को दे रहे हैं, अच्छी ब्राइटर फ्यूचर करने की कोशिश करें, उसके लिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। तो ये था आज का हमारा एपिसोड रिजवान जाफर साहब के साथ, जो कि एक GTV के होस्ट भी हैं, यूथ पार्लियामेंट के फाउंडर एंड चेयरमैन भी है। एक नौजवान के साथ साथ नौजवानों को मोबिलाइज, मोनेटाइज और ग्रोथ का ठेका लिया हुआ है इन्होंने। माशाल्लाह से इनकी जो बातें हैं, इनका जो मिशन है, इनका जो विजन है, वो काबिल तारीफ तो है ही है। बट सवाल ये उठता है कि क्या हमारी यूथ इनको मोबिलाइज कर सकती है? क्या ये यूथ को मोबिलाइज कर सकते हैं? ये एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप साबित हो सकता है और पॉजिटिविटी पाकिस्तान में लेके आने का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है, अगर यूथ पार्लियामेंट को सपोर्ट फ्रॉम द यूथ एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट मिल जाए तो, जो कि मिल रही है। बट आई बिलीव कि अगर थोड़ी सी और मिलेगी, अगर थोड़ा सा और शऊर पैदा होगा, अवेयरनेस पैदा होगी कि लोगों के अंदर कि वो यूथ पार्लियामेंट में ज्वाइन करें, यूथ पार्लियामेंट को देखें, समझें, सीखें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ रील्स देखें, टिकटॉक्स देखें या फिर दीगर मामलात देखें या दीगर मामलात करें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एज अ होस्ट क्या क्या होता है बिहाइंड द सीन्स, ये भी दिखाया आपको। किस तरह से जो है वो GTV हमारा पाकिस्तान का प्रोग्राम चलता है, ये भी हमने दिखाया आपको। उसके BTS के शॉर्ट, सारी चीज़ें आपको नज़र आ गई होंगी। रिसर्च करनी ज़रूरी होती है, भले आपको 22 साल का तजुर्बा हो, तब भी रिसर्च करना ज़रूरी होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। इसी के साथ मिलता है अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी X की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज़ और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।